हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जेडआरबी 7 आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए शामिल किए गए हैं? अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। आंसर ए हो जाएगा। जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है, ये अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए शामिल की गई है। 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। और 6ठी अनुसूची 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। आसान प्रश्न था, 2015 में पूछा गया था। अनुसूचियों से एक प्रश्न जनरली पूछा जाता है हर वर्ष। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि संसदीय प्रणाली की सरकार है। देखिए ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। बात तो सही है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, लेकिन इससे नहीं ये प्रूफ होता कि संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आंसर आपका डी होगा। आर्टिकल 75(3) में कहा गया है, आर्टिकल 75(3) को संसदीय प्रणाली का आधार माना जाता है। इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के समक्ष जवाबदेह होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। मंत्रिपरिषद यहाँ पर क्या हो गया, कार्यपालिका। लोकसभा ये हो गया विधायिका, उसके प्रति उत्तरदायी है। यही 75(3) में लिखा गया है कि कार्यपालिका लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल भी याद रखिएगा 75 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघाई सहयोग संगठन की 2023 की मेजबानी भारत को मिली है। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना संघाई सहयोग संगठन की SCO की स्थापना 2001 में हुई है। और इसका याद रखना, क्रम भी याद रखना बहुत आसान है। 2020 में इसका 20वां, 21 में 21वां और 22 में अभी 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। ये संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना में। दूसरा है बेलारूस, संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य है। जी नहीं, इसमें 8 सदस्य राष्ट्र हैं। तुर्की 9वां इसका सदस्य बनना चाहता है और उसके लिए अंडर प्रोसेस है। बेलारूस भी इसका सदस्य बनना चाहता है नहीं। उन 8 जो देश संघाई सहयोग संगठन के हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख करके कमेंट कीजिए। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। जी नहीं, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, केवल पहला सही है। अगला देखिए, ब्रिक्स का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। ब्रिक्स 2006 में इसकी स्थापना हुई। 2001 में जिम ओनिल के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनके मन में ये विचार आया कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, अगर ये 4 देश मिल करके साथ में अपने आपसी आर्थिक विकास को लेकर के चले, आर्थिक गतिविधियों को साथ में लेके चले, 2050 तक ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहे होंगे। बाद में 2006 में ये संगठन अस्तित्व में आया। हेडक्वार्टर इसका ब्रिक्स का संघाई चाइना में है। देखिए याद रखिएगा, SCO का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, जबकि ब्रिक्स वाला इसका नाम B से है, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, चाइना के संघाई में। और इनका उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य करना, ये भी ठीक है। शांति व्यवस्था, सुरक्षा, विकास, सहयोग, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। सारे सही हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। ये है ब्रिक्स का मूल उद्देश्य। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। अभी मैंने आपको बताया संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो यही कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। आपका आंसर हो जाएगा बी। 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्न में से किससे या किन से पूंजी खाता बनता है, कैपिटल अकाउंट।
बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बीओपी अकाउंट होता है उसके दो सेगमेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी विदेशी निवेश शामिल है, विदेशी परिसंपत्तियां शामिल हैं। इनविजिबल ट्रेड वो करंट अकाउंट का हिस्सा है। एसडीआर ये किसका हिस्सा होगा? ये पूंजी खाते का हिस्सा होगा। 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधक विषयों का उपबंध किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची है संविधान की, जिसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गईं। मैंने एक आपको बता दिया है कि 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। बाकी 3 कब जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें दिया गया है? तो आंसर ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य ही है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्यों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में प्रोवाइड किया गया है राज्यों के लिए, और किस तरीके से कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त होगा, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी का उद्देश्यों में शामिल होती हैं। अगला है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज भारत में प्रारंभ हुआ, राजस्थान में सबसे पहले। और फिर 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश में दूसरा राज्य था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति सिद्धांतों में उत्तरदायी सिद्धांतों को भी उदारवादी सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है। बिल्कुल, इसके अंदर उदारवादी सिद्धांत को भी शामिल किया जाता है। 3 तरीके के सिद्धांत डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, समाजवादी, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। मूल संविधान में पंचायतों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पंचायतों के संदर्भ में मुद्दा आया तो उसमें दो मतभेद हो गए, 2 पक्ष हो गया। एक पंचायती राज व्यवस्था के स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के सपोर्ट में था, दूसरा विरोध में। अंबेडकर उसके खिलाफ थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग इसके सपोर्ट में थे। बीच का रास्ता निकाला गया और उसको अनिवार्य प्रावधान के रूप में ना शामिल करके डीपीएसपी में स्थान दिया गया आर्टिकल 40 के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था की जब राज्य सक्षम होगा, समर्थ होगा और आवश्यकता महसूस करेगा तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। और 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायतों के संदर्भ में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसके बाद जितनी गाडगिल समिति है, थुंगन समिति है, इन सारी समितियों और उसके कब कब किस वर्ष में गठन हुआ था, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में आपसे उम्मीद की जाती है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो इसका आंसर तो 10वें का सी हो जाएगा। तो ये था आपका 7th नंबर का ZRB।